हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 11 की बुक एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट का चैप्टर 3 करेंगे, आर्ट्स ऑफ मौर्यन पीरियड। इससे पहले बाकी दो जो चैप्टर्स हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इस चैप्टर की भी वीडियोस दो पार्ट्स में रहेंगी। सो लेट अस स्टार्ट। आर्ट्स ऑफ द मौर्यन पीरियड। मौर्यन टाइम पीरियड के जो आर्ट्स थे, जो कला थी, उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। मौर्यन पीरियड जो लगभग 322 BCE से 185 BCE तक का जो टाइम पीरियड था, मतलब कि स्पेशली अंडर द एम्परर अशोका का जो टाइम पीरियड था। तो जो मौर्यन पीरियड है सबसे ज़्यादा पुराना, यानी कि द अर्लीस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है ये इंडियन आर्ट के फेजेस में से। सबसे इंपॉर्टेंट फेज जो है वो मौर्यन पीरियड ही है। तो अब मौर्यन आर्ट, अगर हम बात करें कि मौर्यन आर्ट क्या है, तो ये क्या है, एक कला यानी कि आर्ट और आर्किटेक्ट है जो कब डेवलप हुआ, मौर्यन डायनेस्टी यानी कि मौर्यन टाइम पीरियड के दौरान जो है वो डेवलप हुआ, स्पेशली जबकि किसका राज था, अशोका का। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। इंट्रोडक्शन, दिस विल बी द इंट्रोडक्टरी पार्ट। 6th BCE century was time of new religious and social movements in Gangetic Valley, northern India. So जो छठी शताब्दी यानी कि जो 6th सेंचुरी थी, वो टाइम पीरियड था जब बहुत सारे न्यू रिलीजियस यानी कि नए धार्मिक और सोशल मूवमेंट्स यानी कि जब सामाजिक आंदोलनों की शुरुआत हुई। गंगेटिक वैली यानी कि गंगा घाटी के पास जब बहुत सारे न्यू रिलीजियस और सोशल मूवमेंट्स की जो थी शुरुआत हुई। Two major religions, Buddhism and Jainism, emerged as a part of the Shraman traditions. तो उस टाइम पीरियड पे जो दो सबसे बड़े धर्म हम कह सकते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का क्या हुआ, विकास हुआ, जो किसका हिस्सा थे, श्रमण ट्रेडिशन, यानी कि वैसे इसे श्रवण भी कहा, मतलब श्रवण कहा जाता है, श्रवण परंपरा, जिसके की क्या वो हिस्से थे, बुद्धिज्म और जैनिज्म। These religions became popular because they opposed the वर्ना एंड जाति सिस्टम ऑफ हिंदुइज्म। अब इन दोनों धर्मों को, मतलब ये जो दो धर्म थे, बुद्धिज्म और जैनिज्म, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर रिलीजन्स बन गए। क्यों बन गए, क्योंकि ये क्रिटिकली अपोज करते थे जाति सिस्टम और वर्ण सिस्टम जो कि हिंदू धर्म के थे। तो ये धर्म, हिंदू धर्म की वर्ण और जो जाति यानी कि जो जाति सिस्टम था उसके खिलाफ थे, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए। मगधा बिकेम अ पावरफुल किंगडम एंड एक्सपेंडेड इट्स रूल ओवर अदर रीजन्स। तो मगध जो था वो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल यानी कि शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा, और ग्रेजुअली विद टाइम उसने क्या किया कि अपने आसपास के जो राज्य थे, ठीक है, जो छोटे छोटे राज्य थे, उन पर भी अपना राज जमा लिया था। बाय 4th century BCE द मौर्यन डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड इट्स रूल। बाय 4th, ठीक है, तो 4th सेंचुरी तक क्या था कि जो मौर्यन साम्राज्य था, मौर्यन एम्पायर था, वो स्थापित यानी कि एस्टैब्लिश हो चुका था, और उसका रूल भी जो था वो एस्टैब्लिश हो चुका था। बाय द 3rd century BCE लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया वाज अंडर मौर्यन कंट्रोल। तो 3rd century BCE तक भारत का एक, हम कह सकते हैं, भारत के बहुत बड़े हिस्से पे शासन यानी कि राज करने लगा था मौर्यन एम्पायर। मौर्यंस का जो था वो कंट्रोल बहुत बड़े इंडियन पार्ट पे होने लगा था। अब क्या है कि एम्परर अशोका जो थे वॉज द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर। ही प्रमोटेड बुद्धिज्म एंड फॉलोड द श्रवण ट्रेडिशन। यहाँ पे देखो इस लाइन पे अपने एनसीईआरटी में, इसका मतलब है कि जो सम्राट अशोक यानी कि जो अशोका था वो वॉज द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर। इस वंश का सबसे ज़्यादा महान शासक कह सकते हैं जिसे हम, या फिर सबसे ज़्यादा पावरफुल एक जो रूलर था वो एम्परर अशोका थे। ठीक है, तो जिन्होंने सबसे ज़्यादा मतलब कि प्रमोट किया बुद्धिज़्म को, बौद्ध धर्म को जिन्होंने अपनाया और इसे पूरे भारत में यानी कि फैलाया। फॉलोड बुद्धिज़्म जो किसके अंडर था, श्रवण ट्रेडिशन के अंडर था। ठीक है, तो उन्होंने बुद्धिज़्म को अपनाया और पूरे भारत में फैलाया इसे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड वर्शिप इन द मॉडर्न पीरियड। यहाँ पे अपनी एनसीईआरटी में यहाँ से देखो ये पैराग्राफ जो है, दिस वी हैव कंप्लीटेड। तो ये जो अब ये पैराग्राफ कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस और वर्शिप्स जो मॉडर्न टाइम पीरियड की थी वो पढ़ेंगे। रिलीजियस प्रैक्टिसेस वर डाइवर्स एंड नॉट लिमिटेड टू अ सिंगल बिलीफ सिस्टम। तो उस टाइम पीरियड पे क्या था, तो डिफरेंट रिलीजन्स यानी कि कोई भी एक रिलीजन को प्रमोट या फिर कोई एक रिलीजन उस टाइम पे नहीं था जिसको मान्यता दी जाती थी ज़्यादा। तो डिफरेंट रिलीजन्स थे। ठीक है, कोई लिमिटेड रिलीजन नहीं था या फिर कोई ऐसा सिंगल बिलीफ सिस्टम नहीं था। मतलब कि बहुत सारी जो धार्मिक परंपराएं थी वो केवल एक नहीं थी, बहुत सारी थी, या फिर हम ये कहें कि केवल किसी एक महाश्री की या फिर किसी भी एक व्यक्ति की जो, या फिर भगवान की पूजा उस टाइम पे नहीं की जाती थी, बल्कि बहुत सारे धार्मिक स्थल थे उस टाइम पीरियड पे। पीपल वर्शिप्ड यक्षस, नेचर स्पिरिट्स एंड मदर गॉडेस ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। तो उस टाइम पीरियड पे यक्ष यानी कि नेचर स्पिरिट्स और मदर गॉडेस मतलब कि जो बाकी देवी देवताओं की जो पूजा हुआ करती थी वो इस समय पे बहुत ज़्यादा
प्रसिद्ध थी, एक मदर गॉडेस जिनको बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा वो फेमस थी और उनकी पूजा की जाती थी। बुद्धिज़्म बिकेम द मोस्ट पॉपुलर रिलीजन आफ्टर अशोका प्रमोटेड इट। वही हमने जो ऊपर पढ़ा था कि जब अशोका ने उसे प्रमोट किया तो धीरे धीरे बुद्धिज़्म क्या है, सबसे ज़्यादा फेमस रिलीजन अगर हम बात करें कि मतलब धीरे धीरे सबसे प्रमुख सामाजिक और धार्मिक आंदोलन बन गया था बौद्ध धर्म अशोका के प्रमोट करने के बाद। सो नेक्स्ट पॉइंट है यक्षा वर्शिप वाज वेरी पॉपुलर बिफोर एंड आफ्टर द राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड लेटर मर्ज्ड इनटू बुद्धिस्ट एंड जैन ट्रेडिशन। मतलब कि यक्षा का मतलब होता है नेचुरल स्पिरिट्स, जब नेचर को वर्शिप किया जाता है, फॉर एग्जांपल सन, ट्रीज एंड वाटर, सैंड, ये सारी जो नेचुरल होती हैं, जब लोग इनकी वर्शिप करते थे, ठीक है। तो जो ये यक्षा वर्शिप की जो ये प्रथा हम कह सकते हैं, ये बुद्धिस्ट के आने से पहले भी और आने के बाद में भी पॉपुलर रही है और धीरे धीरे ये बुद्धिस्ट और जैन दोनों ही रिलीजन्स के ट्रेडिशंस में शामिल हो गई थी। ओके, सॉरी वो जो पेज था शायद गलती से टर्न हो गया था। ये जो पैराग्राफ है यक्षा के रिलेटेड जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा है। सो नेक्स्ट अब आएगा मोरन आर्ट एंड आर्किटेक्ट, या फिर हम कहें पिलर्स, स्कल्पचर्स, रॉक आर्ट एंड आर्किटेक्ट, रॉक कट आर्किटेक्ट, ठीक है। ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिस्ट एंड आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स वर डेवलप्ड सच एज स्तूपास, विहरास, रॉक कट केव्स, स्टोन पिलर्स। See, here it is written, stupas, viharas, stone pillars, rock cut caves and monumental figures. तो सबसे पहले अब ये कह रहे हैं कि मॉडर्न पीरियड के टाइम पे डिफरेंट टाइप के आर्टिस्ट और आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स जो थे वो डेवलप हुए, जो कि कौन कौन से थे, जैसे कि स्तूपा, विहरास, रॉक कट केव्स, स्टोन पिलर्स और ये सारे। अब इनको क्या है थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले स्तूपा, मतलब कि ये होता क्या है, मतलब कि ये अगर सरल भाषा में हम समझें तो गोल एक इमारत, गुंबद जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें समझाऊं, जैसे गुरुद्वारों में तुमने देखा होगा कि ऊपर गुंबद टाइप बना होता है, वैसे ही एक गुंबद टाइप का एक जो हम कह सकते हैं इमारत बनी होती है जिसे स्तूपास कहा जाता है। और ये बुद्धिस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स, मतलब कि इसमें क्या है कि जो बुद्धिस्ट यानी कि जो बुद्ध थे उनके जो अवशेष यानी कि उनकी जो चीज़ें थी या फिर उनके जो अवशेष थे वो सारे रखे जाते हैं इस स्तूपास में, ठीक है, या फिर रखे जाते थे उस टाइम पीरियड पे, और ये बुद्धिस्ट रिलीजन यानी कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट आता है विहारास या फिर विहार्स जिसे हम कहें, ठीक है। ये क्या होते हैं, मोनेस्टेरीज ऑफ फॉर मॉन्क्स। अब जो बुद्धिस्ट रिलीजन को या फिर जैन रिलीजन को फॉलो करते हैं, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं जो साधु संत थे, ठीक है, उनका एक बना हुआ घर था ये, जहाँ पर वो रहते थे, एक तरह का मठ भी कह सकते हैं इसे, मतलब कि साधुओं का जो घर होता है। अब नेक्स्ट आता है रॉक कट केव्स, केव्स कार्व्ड इनटू रॉक्स फॉर रिलीजियस यूजेस, मतलब कि जो पत्थरों को काट कर गुफाएं बनाई जाती थी, ठीक है, वो होती थी रॉक कट केव्स इनटू रॉक्स फॉर रिलीजियस। अब यहाँ पर जो वो मॉन्क्स होते थे, ठीक है, वो अपनी बैठकर भक्ति वगैरह किया करते थे, ध्यान लगाया करते थे, जो ये रॉक कट केव्स होती थी, मतलब कि ये रिलीजियस पर्पसेस के लिए यूज़ की जाती थी। अब नेक्स्ट आता है स्टोन पिलर्स, टॉल स्टोन कॉलम्स विद इंस्क्रिप्शंस एंड आर्टिस्टिक कार्विंग्स। अब पत्थर के यानी कि अगर हम बात कहें तो पत्थर के जो स्तंभ हैं उनकी बात की गई है, स्टोन पिलर्स, मतलब कि लंबे लंबे पत्थरों के बने हुए जो स्टोन या फिर मतलब कि पत्थरों के जो बने हुए लंबे लंबे पिलर्स हैं, ठीक है, जिन पर बहुत ही सुंदर एक हम कह सकते हैं बहुत ही बारीकी से जिनके ऊपर क्या है काम किया हुआ है, बहुत ही बारीकी से उनके ऊपर काम किया हुआ है, या फिर जिसे हम कह सकते हैं बहुत ही बारीकी और सुंदर नक्काशी की हुई है उसके ऊपर, और उसके ऊपर क्या है इंस्क्रिप्शंस लिखी हुई हैं, यानी कि लेख लिखे हुए हैं उन स्टोन के पत्थरों के पिलर्स के ऊपर। अब नेक्स्ट आता है स्कल्पचर्स ऑफ इम्पॉर्टेंट फिगर्स, ठीक है, स्कल्पचर्स यानी कि मूर्तियाँ कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स की, मॉडर्न पिलर्स एंड देयर इंपॉर्टेंस। अब नेक्स्ट बात है मॉडर्न पिलर्स की, सी हियर मॉडर्न पिलर्स एंड देयर इंपॉर्टेंस। द ट्रेडिशन ऑफ मेकिंग स्टोन पिलर्स वाज वेरी ओल्ड एंड ऑल्सो सीन इन द आर्केमेनियन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि जो पत्थरों से पिलर्स बनाने की यानी कि जो स्तंभ जिसको पिलर्स कहते हैं बनाने की जो परंपरा है, जो ट्रेडिशन है, वो बहुत ही पुराने समय से चलता आ रहा है या फिर बहुत पुरानी परंपरा है, और इसे आर्केमेनियन है शायद ये एम्पायर, जो कि एक मतलब कि पर्शियन एम्पायर या फिर जो फारसी साम्राज्य है, ठीक है, हिंदी में कहें तो तब से ही उस टाइम पीरियड से ही चलती आ रही है ये परंपरा, जो मतलब कि ट्रेडिशन ऑफ मेकिंग स्टोन पिलर्स। हाउएवर मॉडर्न पिलर्स वर डिफरेंट फ्रॉम द पर्शियन पिलर्स। अब ये कह रहे हैं कि जो मॉडर्न पिलर्स थे वो पर्शियन पिलर से बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट थे। अब डिफ्रेंशिएट क्यों थे? मॉडर्न पिलर्स वर मेड डिफरेंट फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ स्टोन मोनोलिथिक शोइंग द हाई स्किल ऑफ इंडियन क्राफ्ट्समैन। अब जो मॉडर्न पिलर्स हुआ करते थे वो डिफरेंट क्यों थे पर्शियन पिलर से? क्योंकि ये एक ही पत्थर से बनाए जाते थे, जो सारा का सारा स्टोन पिलर यानी कि जो सारा पत्थर का जो पिलर बनाया जाता था, ठीक है,
वो सारा एक ही स्टोन से, उस पर एक ही स्टोन से काम किया जाता था। डिफरेंट वेराइटी के स्टोन्स जो थे वो यूज़ नहीं किए जाते थे। जो वो एक स्टोन था वो मोनोलिथिक यूज़ किया जाता था पिलर्स को बनाने में, ठीक है। सेकंड जो है वो ये है कि शोइंग द हाई स्किल ऑफ इंडियन क्राफ्ट्समैन, यानी कि जो इंडियन आर्टिस्ट हैं, ठीक है, जो अगर हम सिंपल नॉर्मल लैंग्वेज में कहें कि इंडियन या फिर भारतीय कारीगर हैं जिन्होंने कारीगरी की है उस समय में, ये जो स्तंभ, जो ये पिलर्स बनाए हैं, ये डिफरेंशिएट, ये सबसे ये दिखाते हैं कि इंडियन लोगों में कितना ज़्यादा टैलेंट और वो कितने हाईली स्किल्ड हैं, कि उन्होंने कितनी बारीकी से पिलर्स के ऊपर काम किया है। सेकंड, पर्शियन पिलर्स वर मेड बाय जॉइनिंग डिफरेंट पीसेस टुगेदर। वही सेम बात कि जो पर्शियन पिलर्स थे वो डिफरेंट पत्थर्स को कलेक्ट करके बनाए जाते थे। और वहीं पे इंडियन में अगर बात करें तो जो मॉडर्न पिलर्स थे वो सिर्फ एक स्टोन से बनाए जाते थे, एक स्टोन को प्रेफरेंस दी जाती थी जो कि मोनोलिथिक था। एम्परर अशोका बिल्ट मेनी स्टोन पिलर्स स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया। तो जो एम्परर अशोका थे, जो सम्राट अशोक थे, उन्होंने बहुत सारे पिलर्स बनवाए स्पेशली खास करके नॉर्दर्न इंडिया में। दीज पिलर्स हैड इंस्क्रिप्शंस, मतलब कि रिटन मैसेजेस। जो ये पिलर्स हैं इनके ऊपर क्या है, इंस्क्रिप्शंस, यानी कि लिखावट की हुई है, रिटन मैसेजेस दिए गए हैं टू स्प्रेड बुद्धिस्ट टीचिंग्स एंड अशोका पॉलिसीज। अब जाहिर सी बात है, सम्राट अशोक के टाइम पीरियड पे बने थे और उन्होंने बुद्धिस्ट धर्म को क्या है, बढ़ावा दिया था। और उन्होंने जो वो पिलर्स बनाए थे उनके ऊपर इंस्क्रिप्शंस जो की थी वो बुद्धिस्ट टीचिंग्स ही थी और अशोका की पॉलिसीज थी, ठीक है। मतलब कि बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, और मतलब कि उन शिक्षाओं को अशोका ने बढ़ावा दिया था और जो अशोका के खुद के जो पॉलिसीज, जो आदेश थे, उन्हीं की इंस्क्रिप्शंस की गई थी। So next, the top part capital of these pillars had carvings of animals like। अब जो टॉप पार्ट है, ठीक है, जो ऊपर का भाग है, उसके ऊपर डिफरेंट जानवर यानी कि डिफरेंट एनिमल्स की जो है मूर्तियां बनी हुई हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं, लॉयन, बुल, एलिफेंट, ये 3 एनिमल्स की कार्विंग्स जो की हैं वो की हुई हैं पिलर्स के ऊपर। दीज एनिमल्स वर सिम्बॉलिक एंड रिप्रेजेंटेड पावर, पीस, बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स। अब इन जो ये एनिमल्स थे, ठीक है, ये सिम्बॉलिक एक सिंबल रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। तो ये जो एनिमल्स थे सिंबॉलिक एज एक सिंबल रिप्रेजेंट किए गए थे, जो किसको रिप्रेजेंट करते थे, किसको दर्शाते थे, पावर को और पीस को, शांति को, और बुद्धिस्ट की जो टीचिंग्स थी, बुद्धिस्ट के जो प्रिंसिपल्स थे, पॉलिसीज थी, उनको दर्शाते थे, उनको रिप्रेजेंट करते थे। अब नेक्स्ट है मॉडर्न पिलर्स एंड कैपिटल्स। सी हियर इन योर एनसीईआरटी, मॉडर्न पिलर्स, कैपिटल्स। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में। सो नेक्स्ट इज द मॉडर्न पिलर्स वर मेड ऑफ स्टोन एंड हैड अ ब्यूटीफुल कार्विंग्स। जो मॉडर्न एम्पायर के टाइम पीरियड पे जो पिलर्स बने थे उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, यानी कि जो कार्विंग्स की हुई थी, यानी कि जो भी उसके ऊपर बनी हुई थी मूर्तियाँ, ठीक है, जिस भी एनिमल की बनी हुई थी या फिर फ्लावर की बनी हुई थी, बहुत ही ब्यूटीफुली बनाई गई थी। द टॉप पार्ट ऑफ द पिलर कैपिटल हैड फिगर ऑफ एनिमल लाइक लॉयन, बुल्स, एलिफेंट एंड हॉर्सेस। अब जो टॉप पार्ट था पिलर का, उसके ऊपर डिफरेंट एनिमल फिगर्स बनाए गए थे, जैसे कि लॉयंस, बुल्स, एनिमल्स एंड हॉर्सेस। सम पिलर्स ऑल्सो हैड लोटस डिज़ाइन ऑन एट द टॉप। कुछ पिलर्स के ऊपर लोटस का डिज़ाइन भी बना हुआ था, या लोटस फ्लावर का। द लॉयन कैपिटल ऑफ सारनाथ इज द मोस्ट फेमस एंड हैज़ बिकम इंडियाज नेशनल एम्बलम। अब जो सारनाथ में जो मिला था लॉयन कैपिटल का, मतलब एक्सकवेशंस में लॉयन कैपिटल का जो पिलर मिला था, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा फेमस है और वो आगे जाकर इंडिया का नेशनल एम्बलम भी बन गया था। द पिलर हैज़ 4 लॉयंस स्टैंडिंग इन 4 डिफरेंट डायरेक्शंस। पिलर के ऊपर 4 लॉयंस हैं जो चारों डिफरेंट डायरेक्शंस में फेस करके खड़े हैं। बिलो दैम देयर आर फिगर्स ऑफ हॉर्सेस, बुल्स एंड एलिफेंट अलॉयन। उनके नीचे जो है फिगर्स बने हुए हैं डिफरेंट एनिमल्स के, जैसे हॉर्सेस, बुल, एलिफेंट और लॉयन के। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे देखो 4 लॉयंस हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में, चारों के फेसेस जो है वो बनाए गए हैं। अब नीचे जो ये पार्ट है, यहाँ पे डिफरेंट एनिमल्स, हॉर्सेस, बुल्स और चारों तरफ पे एलिफेंट और लॉयन, ये सारे जो हैं वो एनिमल्स बनाए गए हैं। और नीचे लोटस शेप, एक मतलब कि फ्लावर शेप हम कह सकते हैं, कार्विंग की हुई है। नेक्स्ट इज द पिलर रिप्रेजेंट्स धम्मा चक्र प्रवर्तन विच मीन्स द फर्स्ट सर्मन ऑफ बुद्धा। मतलब कि ये पिलर्स रिप्रेजेंट करते हैं धम्मा चक्र प्रवर्तन, यानी कि जहाँ पर बुद्ध ने अपना फर्स्ट सर्मन डिलीवर किया था, यानी कि उनका जो फर्स्ट मैसेज उन्होंने दिया था। अब नेक्स्ट है यक्षा एंड यक्षिनी स्टैचूज। यक्ष यानी कि मेल्स और यक्षिनी यानी कि फीमेल्स की जो स्टैचूज मिली हैं उनके बारे में। तो यक्षा और यक्षिनी उस टाइम पे क्या है, एक मतलब कि जो रक्षक कह सकते हैं, जो कि एज ए नेचुरल स्पिरिट्स जो थी, ठीक है, जिनको पूजा भी जाता था, जिनकी पूजा की जाती थी, जो मतलब कि एक तरीके से गार्डियन डिटीज कह सकते हैं जिनको माना जाता था। ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड यक्षा एंड यक्षिनी स्टैचूज वर वेरी पॉपुलर। दे वर बिलीव्ड टू बी अ गार्डियन डिटीज, जो कि एज एक गॉड मानी जाती थी, ठीक है। तो
मौर्यन पीरियड यानी कि मौर्यन काल पे, मौर्यन टाइम पीरियड पे जो यक्ष और यक्षिनी थे, वो जो उनके जो स्टैचूज थे वो बहुत ज़्यादा फेमस, बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, और वो एक एज एन गार्जियन डीटीज बिलीव किए जाते थे, एज एन नेचुरल स्पिरिट्स। जैसे बहुत सी जगहों पे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि पेड़ों की, बहुत से पेड़ों की पूजा की जाती है ना, एक नेचुरल स्पिरिट से जो जुड़े होते हैं। अ वेरी फेमस स्टैचू इज़ द यक्षिनी ऑफ दीदारगंज, जो कि पटना से मिला है। सबसे ज़्यादा फेमस जो हम कह सकते हैं स्टैचू है वो है जो एक यक्षिनी का, वो है दीदारगंज में, पटना में। क्योंकि इसका नाम दीदारगंज इसीलिए पड़ा, वैसे तो पूरा ब्रीफ में पैराग्राफ है आपकी बुक में, क्योंकि ये मे बी समथिंग दीदारगंज जगह का नाम है, वहाँ से मिला था, इसीलिए इसका नाम दीदारगंज पड़ गया था। This statue is a tall, well built and has a polished surface showing the modern artist's skill in making realistic human figures. अब ये कह रहे हैं ये जो स्टैचूज हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंची यानी कि टॉल बनी हुई हैं, वेल बिल्ट बहुत ही मजबूती से बनाई गई हैं, एंड हैज़ अ पॉलिश्ड सरफेस, जिनके ऊपर बहुत मतलब या फिर ये जो स्टैचूज हैं बहुत चमकदार हैं, बहुत चमचमाती हैं। शोइंग द मॉडर्न आर्टिस्ट स्किल्स इन मेकिंग रियलिस्टिक ह्यूमन फिगर। इससे यह पता चलता है कि जो उस टाइम पीरियड के जो कलाकार थे, जो अपनी कलाकारी किया करते थे, वो अपनी कलाकारी करने में बहुत ही ज़्यादा माहिर थे। वो बिल्कुल ही रियलिस्टिक ह्यूमन फिगर्स बनाते थे, जो बिल्कुल रियल डिपिक्ट होती थी, बिल्कुल ही असली इंसानों जैसी मूर्तियाँ बनाया करते थे उस टाइम के जो आर्टिस्ट थे। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है रॉक कट केव्स। यहाँ पे देखो, ये रहा धमा चक्र प्रवर्तन, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। इस पैराग्राफ पे हम चल रहे हैं। नेक्स्ट है मोन्यूमेंटल फिगर ऑफ यक्षा एंड यक्षिनी, जो इस पैराग्राफ में है, दिस वे। अब नेक्स्ट आता है रॉक कट केव्स। द मौर्यन बिल्ट रॉक कट केव्स फॉर बुद्धिस्ट एंड जैन मॉन्क्स टू मेडिटेट एंड लाइफ। अब जो मौर्यन एम्पायर थे, मौर्यन एम्पायर यानी कि अशोका का एम्पायर, जिन्होंने बढ़ावा दिया था बुद्धिस्ट रिलीजन को, जिन्होंने बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म को फैलाया था, अब उन्होंने रॉक कट केव्स, पत्थरों की कटी हुई गुफाएं बनवाई थी, जहां पर बुद्धिस्ट और उनके मॉन्क्स यानी कि जो उनके भक्त थे या फिर जो साधु संत थे, वो बैठकर मेडिटेट, ध्यान लगा सकें, और जहां पर वो रहते थे। द मोस्ट फेमस केव इन द लोमस ऋषि केव इन बराबर हिल्स इन बिहार। अब एक सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध जो गुफा है, केव है, वो है लोमस ऋषि की केव, लोमस ऋषि की गुफा, जो बराबर की पहाड़ियों हिल्स में है, बिहार में है, ठीक है। नेक्स्ट, द एंट्रेंस ऑफ दिस केव हैज़ अ सेमी सर्कुलर चैत्य आर्क विद कार्विंग्स। अब जो इसका दरवाज़ा है इस केव का, या फिर इस गुफा का जो एंट्रेंस है, जहाँ से एंटर होते हैं, ठीक है, वो आधा गोल है। मोस्टली गुफाओं का हमने देखा ही होता है कि वो इसी तरह से कट करके बनाए जाते हैं। उनकी जो एंट्रेंस होता है, जो उनके गेट हम कह सकते हैं, एंट्रेंस जो एंट्री जहाँ से वो करते हैं, वो इसी तरह से बने होते हैं। तो वो वही सेम बात है कि वो आधी सेमी सर्कुलर यानी कि आधी गोलाकार शेप में बनाई गई थी, बनी हुई थी। और चैत्य आचार्य, ये एक कोई ऋषि मुनि है, चैत्य आचार्य, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी है, और उनकी जो कार्विंग है बहुत ही बारीकी से ब्यूटीफुली बनाई गई है। So next is walls inside are smooth and well polished, showing the advanced techniques of the Mauryan period. कि जो वॉल्स थी, जो दीवारों की बनावट थी, वो बहुत ज़्यादा स्मूथ थी अंदर से, और पॉलिश्ड जो थी वो वॉल्स, मतलब कि बहुत ज़्यादा चिकनी और चमकदार वॉल्स थी, जिससे ये पता चलता था कि जो मॉडर्न टाइम पीरियड की जो टेक्निक्स थी उनमें बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट्स थी। जो उस टाइम पे जो स्टोन्स पे जो स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे उनमें बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट्स थी, मतलब कि बहुत बारीकी से काम किया जाता था। दिस केव वॉज डोनेटेड बाय अशोका फॉर द आजीविका सेक्ट। ये जो केव थी वो डोनेट की गई थी अशोका द्वारा, किसको? आजीविका सेक्ट्स को। रॉक कट एलिफेंट स्कल्पचर्स। अब आएगा रॉक कट एलिफेंट स्कल्पचर्स। सी हियर इट इज रिटन इन एनसीईआरटी, मोन्यूमेंटल रॉक कट एलिफेंट्स एट धौली इन ओडिशा। इन धौली इन ओडिशा अ लार्ज रॉक कट एलिफेंट वॉज कार्व्ड आउट ऑफ अ स्टोन। स्टोन्स पर, मतलब कि पत्थरों पर नक्काशी की गई थी एक बहुत बड़े हाथी की, एक बड़े मतलब कि पत्थर पर हाथी के आकार, मतलब कि हाथी को काटकर उस पत्थर पे बनाया गया था, जो उसका आउटर पार्ट था, जो मतलब कि प्रेजेंट है ओडिशा में, धौली में। दिस स्कल्पचर इज़ रियलिस्टिक एंड डायनामिक। ये जो स्कल्पचर है जो बनाया गया है, ये बिल्कुल रियलिस्टिक यानी कि वास्तविकता को मतलब कि शो करता है। शोइंग मोन्यूमेंट्स नियर दिस एलिफेंट अशोकाज रॉक एडिक्ट्स इंस्क्रिप्शंस आर ऑल्सो फाउंड। ये जो एलिफेंट का स्कल्पचर बनाया गया है, ठीक है, इसके पास क्या है? अशोकाज रॉक एडिक्ट्स, यानी कि अशोका के मतलब कि इनके आसपास जो पत्थर हैं उनके ऊपर अशोका से रिलेटेड इंस्क्रिप्शंस जो है, लिखावट जो है वो भी मिली है। इंपॉर्टेंस ऑफ अ स्तूपा एंड वेहराज। अब की स्तूपा, यानी स्तूपा होते हैं जो गुंबद आकार के होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो गुरुद्वारों में हम देखते हैं कि जो गुंबद आकार का ऊपर जो बना होता है, जस्ट लाइक दैट, या फिर कि ताजमहल में हमने देखा कि जो गुंबद लाइक जो बने हुए हैं ऊपर डॉम स्ट्रक्चर्स, वो। ड्यू टू राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, दो धर्मों का राइज
बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जब राइज हुआ, मैनी स्तूपास डोम शेप्ड स्ट्रक्चर्स, बहुत सारे स्तूपास जो कि डोम शेप्ड स्ट्रक्चर्स थे, एंड विहराज मोनेस्ट्रीज फॉर मॉन्क्स, जहाँ पर जो भिक्षु होते हैं, जो भिक्षा करते हैं या फिर जो भिक्षा स्टोर करते हैं, वो क्या थे, बहुत सारे बिल्ड किए गए थे, बनाए गए थे। सो नेक्स्ट ऑन दिस पेज सी ब्राह्मणिकल गॉड्स। ड्यू सम ब्राह्मणिकल गॉड्स यानी कि जो ब्राह्मण देवता थे, जो गॉड्स थे, वर ऑल्सो स्कल्प्टेड, तो उनके भी जो स्कल्पचर्स थे वो बनाए गए थे, बट वो नंबर्स में बहुत कम थे, बहुत ही ज़्यादा लेस थे। अब इंपॉर्टेंट स्तूपा लोकेशंस, कौन कौन सी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं स्तूपास की। स्तूपास वर बिल्ट ओवर बुद्धाज रेलिक्स एट वेरियस प्लेसेस। रेलिक्स का मतलब होता है कि कोई भी एक मतलब ऑब्जेक्ट या फिर उनकी जो चीज़ें थी जो वो यूज़ की जाती थी, वो आज प्रेजेंट के टाइम्स में भी स्टोर करके रखी गई हों। तो वो वेरियस प्लेसेस पे कहाँ पे स्टोर करके रखी गई हैं। फर्स्ट बिहार, राजागृला में। बिहार में कहाँ, वैशाली, वेठादीपा एंड पवा। नेपाल में कपिला वस्तु, अल्लाकप्पा, रामाग्रामा। उत्तर प्रदेश में खुशीनगर एंड पिपलवीना। अदर प्लेसेस अपार्ट फ्रॉम दीज आर अवंती एंड गंधारा। टाइप्स ऑफ बुद्धिस्ट मूवमेंट्स। अब बुद्धिस्ट मूवमेंट्स कौन कौन सी और कौन से टाइप्स की हुई। स्तूपा, विहार एंड चैत्या। स्तूपास आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू, डोम लाइक स्ट्रक्चर, गुंबद जैसे आकार का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें बुद्धास के रेलिक्स को स्टोर करके, यानी कि मतलब कि आज भी सुरक्षित रखा गया है कि वो जो ऑब्जेक्ट्स उस टाइम पे यूज़ किया करते थे। विहार, मोनेस्ट्री फॉर मॉन्क्स, यानी मतलब कि अ टाइप ऑफ अ बिल्डिंग, मोनेस्ट्री मतलब अ टाइप ऑफ अ बिल्डिंग और अ टाइप ऑफ अ स्टे वेयर मॉन्क्स, यानी कि जो जहाँ पे भिक्षा जो और जो भिक्षु जिनको कहते हैं वो रहते थे। चैत्या, प्रेयर हॉल, इट इज़ अ टाइप ऑफ अ प्रेयर हॉल विद अ स्तूपा इनसाइड, जिसके अंदर क्या है, डोम लाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर स्तूपा स्ट्रक्चर जो है वो बना होता है और वहाँ पर वो प्रेयर करते हैं। सो मूविंग फर्दर इज फेमस स्तूपास कौन कौन से हैं। भारत, राजस्थान, एग्जाम्पल ऑफ एन अर्ली स्तूपा, जो 3री शताब्दी का एक एग्जाम्पल है। सांची स्तूपा, बिल्ट ड्यूरिंग अशोका टाइम पीरियड, ये अशोका के टाइम पीरियड पे ब्रिक्स के द्वारा, ईंटों से बनाया गया एक स्तूपा है। लेटर कवर्ड विद स्टोन एंड एक्सपेंडेड, और बाद में आगे जाके उसको स्टोन से, पत्थरों से कवर कर दिया गया था। पहले वो ब्रिक्स से बनाया गया था और उसको बाद में एक्सपेंड भी कर दिया गया था, उसका जो एरिया था। नेक्स्ट इज पैट्रोनेज एंड डोनेशंस, यानी कि संरक्षण और दान। नाउ वी विल स्टडी कि ऐसे कौन कौन से लोग थे जिन्होंने डोनेशंस की थी, वो प्रोफेशनली क्या काम किया करते थे। ठीक है, मैनी स्तूपास वर बिल्ट फ्रॉम 2nd सेंचुरी BCE ऑनवर्ड्स, 2री शताब्दी के बाद के समय से ही ज़्यादातर स्तूपास जो थे वो बिल्ट होने लगे। शोइंग द ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ बुद्धिज्म, जिससे ये पता चलता था कि बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म में लोगों में बहुत ज़्यादा गति आने लगी थी, पॉपुलरली ग्रो हो रहा था बुद्धिज्म। इंस्क्रिप्शंस मेंशन द नेम्स ऑफ डोनर्स एंड देयर प्रोफेशंस। अब इंस्क्रिप्शंस के द्वारा, जो इंस्क्रिप्शंस में लिखा हुआ है, ठीक है, उनसे जो मतलब इंस्क्रिप्शंस में लिखे हुए नाम्स जिन्होंने डोनेशंस दी और वो बाय प्रोफेशन क्या काम किया करते थे। तो पैट्रॉन्स इंक्लूडेड, फर्स्ट है कॉमन पीपल, साधारण लोग, ठीक है, ले डिनोटिस, मतलब कि जो साधारण व्यक्ति हुआ करते थे, जो आम जीवन जिया करते थे, उन्होंने क्या किया, दान किया। नेक्स्ट है वेल्दी डोनर्स। कॉमन पीपल मतलब कि जो साधारण व्यक्ति थे, जो सरल तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते थे, वो। वेल्दी पीपल यानी कि जो धनी डोनर्स थे, जो धनी दानी थे, जिनको गहपतीस भी कहा जाता था, उन्होंने दान किया। नेक्स्ट है किंग्स, राजाओं ने, बट मतलब बहुत कम ऐसे राजा थे जिन्होंने दान किया। गिल्ड्स होता है जो कर्मचारी, यानी कि जो उनका समूह, वर्कर्स का ग्रुप ऑफ वर्कर्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड, मतलब कि जो मेहनत मजदूरी करके काम करके मतलब कि जो अर्न करते हैं अपने लिवलीहुड को, उन लोगों ने भी दान किया, कंट्रीब्यूशन किया डोनेशन में। सो नेक्स्ट इज रोल ऑफ आर्टिसंस। आर्टिसंस मीन्स अ वेरी स्किल्ड पर्सन्स, दोज हु ड्रॉ, और मतलब कि जो पत्थरों पे स्कल्पचर्स वगैरह बनाया करते थे अपने हाथों से बहुत स्किलफुली, जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड आर्ट मतलब कि आर्टिस्ट हैं। सम इंस्क्रिप्शंस मेंशन आर्टिसंस नेम्स सच एज, अब कुछ इंस्क्रिप्शंस पे उन आर्टिसंस का नेम जो है वो मिला है। फर्स्ट खाना एट पित्तलकोरा केव्स, नेक्स्ट है बालका एट कोंडेन केव्स, महाराष्ट्र में। डिफरेंट आर्टिसंस इंक्लूड, अब अपार्ट फ्रॉम दीज द डिफरेंट एंड यूनिक आर्टिसंस विच वर इंक्लूडेड आर स्टोन कार्वर्स, गोल्डस्मिथ्स, stone polishers and carpenters. Like for each and every part of the work, different artisans were like famous. Those who were skilled in their working. Like for stone carvers, मतलब कि पत्थरों को तोड़ने में, उनकी नक्काशी करने में, goldsmiths, stone polishers में, और carpenters, etc. Next the topic is Sarnath Loin capital. So now we will study about this Sarnath Loin capital and deeply.
सारनाथ लॉयन कैपिटल वॉज फाउंड मोर देन 100 years ago एट सारनाथ नियर वाराणसी। तो जो ये सारनाथ लॉयन कैपिटल है ये 100 साल पहले मिला था सारनाथ में, जो वाराणसी के पास है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ मौर्यन स्कल्पचर्स। इसे सबसे ज़्यादा बेस्ट और यूनिक एग्जाम्पल के तौर पे माना जाता है मौर्यन टाइम पीरियड के। बिल्ट बाय एम्परर अशोका, एम्परर अशोका के टाइम पीरियड पे और एम्परर अशोका के द्वारा ही बनाया गया था ये, या फिर बनवाया गया था टू मार्क फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा। मतलब कि बुद्धा ने जहाँ पर अपना फर्स्ट सरमन इम्प्रीच किया था, डिलीवर किया था, विच इज़ ऑल्सो धम्मचक्र प्रवर्तन। सो टू मार्क दैट हिज फर्स्ट डिलीवरी ऑफ अ सरमन ऑफ बुद्धा, तो तब बनवाया गया था ये सारनाथ लॉयन कैपिटल। Today it is used as a national emblem of India. So now you guys can see how such kind of an example was set by a Mauryan emperor period kings Ashoka, which today is used as a national emblem of India. Parts of Lorraine capital. The original structure had a 5 parts. जो original structure है, जो Mauryan time period का जो है, जो मिला था उस टाइम पे नेशनल एम्बलम का जो स्ट्रक्चर था, वो 5 पार्ट्स हैं उसके, ठीक है। फर्स्ट शाफ्ट्स, लोटस बेस, ड्रम बेस, 4 लॉयंस एंड धम्मचक्र। शाफ्ट्स यानी कि पिलर्स, जो कि मोस्टली अब इस टाइम पे क्या है, ब्रोक हो चुके हैं, टूट चुके हैं। लोटस बेस, बेस जो है नीचे, दिस वन। बॉटम पार्ट ऑफ पिलर्स, जो नीचे का बॉटम का जो पार्ट है पिलर्स का। ड्रम बेस, सर्कुलर पार्ट विद 4 एनिमल्स, हॉर्स, बुल, लॉयन एंड एलिफेंट। दिस इज द ड्रम बेस which have a 4 different animals, horse, bull, lion and elephant. 4 lions seated back to back. These 4 lions, जिनकी जो डायरेक्शन है वो चारों ओर है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जो अपनी बैक लगाकर चारों बैठे हैं और चारों तरफ पे मुंह करके बैठे हैं। धम्मचक्र, व्हील, placed on the now broken and kept in the museum Sarnath. This one, ये कह रहे हैं कि व्हील जिसको धम्मचक्र बोला गया है, बट अब जो ओरिजिनल वाला जो स्कल्पचर है उसका जो ये व्हील है वो टूट चुका है और आज के टाइम पे ये सारनाथ म्यूजियम में रखा हुआ है। नेक्स्ट इज लॉयन फिगर। 4 लॉयंस आर मैजेस्टिक, स्ट्रॉन्ग एंड सिट बैक टू बैक। 4 लॉयंस हैं ये, और ये सिट बैक टू बैक अपनी बैक के साथ चारों ही बैठे हुए हैं। मैजेस्टिक, ये बहुत ज़्यादा मतलब शानदार और बहुत ही बहादुर, मतलब कि जिस तरीके से, जितनी बारीकी से इनके ऊपर कला की गई है, जितनी बारीकी से नक्काशी की गई है, मतलब कि बहुत ही बहादुर और बहुत एक ब्रेवरी का जो सिंबल बनाया गया है। देयर फेसेस, मसल्स, डिटेल्स शो द स्किल्स ऑफ आर्टिस्ट। जो इतने ज़्यादा क्लियर फेसेस हैं, जो पत्थरों को काट कर बनाया गया है, ठीक है, उनका आकार दिया गया है लॉयंस का। मसल्स जो बनाई गई हैं एग्जैक्ट, बिल्कुल वास्तविकता डिपिक्ट हो रही है, रियलिस्टिक लग रहे हैं वो। और इससे ये पता चलता है कि जो आर्टिस्ट हैं वो कितने ज़्यादा स्किल्ड हैं, वो कितने ज़्यादा अपने काम में, अपनी कला में माहिर हैं। The lions look powerful and are carved in a great detail. जो लॉयंस हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रहे हैं, वो इस तरह से उनकी मतलब जो ड्राइंग है, जो नक्काशी है वो की गई है पत्थर के ऊपर, वो बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहे हैं, बहुत पावरफुल लग रहे हैं। इस तरह से उन्हें बनाया गया है, इस तरह से उनकी कार्विंग की गई है। Another lion capital was found at सांची, but it is in broken and not in good condition. जो दूसरा lion capital मिला था वो सांची में मिला था, बट उसकी जो हालत थी वो बहुत ही बुरी थी, वो ब्रोकन, वो बहुत ज़्यादा टूट चुका था और बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में नहीं था। सो नेक्स्ट टॉपिक है यक्षिनी स्टैचू, दीदारगंज यक्षिनी। अब इसे दीदारगंज यक्षिनी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पटना में दीदारगंज, पटना के पास दीदारगंज से मिली हुई एक स्टैचू है, फीमेल स्टैचू है, इसीलिए इसे दीदारगंज यक्षिनी कहा जाता है। अब यक्षिनी एक्चुअल में क्या है, मतलब व्हाट डज दिस वर्ड प्रेडिक्ट? ये जो स्टैचू है फीमेल की, ये कोई रियल वुमेन की नहीं है, मतलब कि ये जो स्टैचू है, जिस भी स्त्री की ये स्टैचू बनाई गई है वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती थी। बट येस, मॉडर्न टाइम पीरियड में ये माना जाता था, या फिर ये माना जाता है कि उस टाइम पीरियड पे इस स्त्री की पूजा की जाती थी, मतलब कि या तो ये एज ए स्त्री रक्षक, उस टाइम पीरियड पे स्त्री रक्षक मानी जाती थी, या फिर कोई देवी थी। और अपार्ट फ्रॉम दिस क्या था कि उस टाइम पीरियड की जो कला हमें देखने को मिली, कि उस टाइम पीरियड की, मॉडर्न टाइम पीरियड की कला को भी दर्शाती है ये स्टैचू, कि उस टाइम पीरियड पे जो आर्ट था वो कितनी बारीकी से, मतलब ये जो स्टैचू थी पत्थर पे बनाई गई थी, कितना फाइन काम किया गया था, कितना क्लियरली सारा कुछ मतलब डिपिक्ट किया गया था, बिल्कुल रियलिस्टिक था। सो लोकेशन एंड मटीरियल फाउंड इन दीदारगंज नियर पटना, बिहार। तो ये दीदारगंज में मिली है पटना के पास, जो कि बिहार में है। इट इज़ केप्ट इन द पटना म्यूजियम, और इसे पटना के म्यूजियम में रखा गया है। मेड फ्रॉम सैंडस्टोन। सैंडस्टोन एक्चुअल में होता है कोई भालू पत्थर टाइप,
जिसे कहा जाता है हिंदी में, तो ये उससे बनी गई है। और इसके ऊपर क्या है, स्मूथ पॉलिश सरफेस, यानी कि चमकदार जो सरफेस है इसका, पॉलिश की गई है इसके ऊपर, जिससे ये बहुत ज़्यादा चमकदार लगती है। अपीयरेंस एंड अप्रोच, अब इसकी अपीयरेंस कैसी है। इट इज़ अ टॉल एंड वेल शेप्ड स्टैचू, तो ये क्या है, एक रियल ह्यूमन बॉडी के साइज़ की, लाइफ साइज़ यानी कि जो रियल ह्यूमन बॉडी की जो हाइट होती है, बिल्कुल उतनी ही हाइट का जो ये स्टैचू है वो यक्षिनी का बनाया गया है। इट स्टैंड्स स्ट्रेट एंड लुक्स वेरी बैलेंस्ड, ये बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है और बिल्कुल बैलेंस्ड, यानी कि बहुत बैलेंस से खड़ी है और बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी है। होल्ड्स अ चौरी, अब चौरी मीन्स फ्लाई विस्क, यानी कि एक पंखी जो है या फिर एक पंखा टाइप इसके हाथ में पकड़ा हुआ है राइट हैंड में। द लेफ्ट हैंड जो है इसका वो ब्रोकन है, यानी कि टूटा हुआ है। सो नेक्स्ट इज फेस एंड बॉडी डिटेल्स। ऑल दीज नोट्स आर जस्ट फ्रॉम द NCERTs ओनली, बट फ्रॉम NCERT इट्स रिटन इन टू द ईजियर लैंग्वेज। फेस इज अराउंड विथ फ्लैशी चिक्स, जो फेस है वो गोल है, फ्लैशी चिक्स यानी कि भरी भरी हुई गाल है। नेक इज शॉर्ट एंड स्मॉल, नेक जो गर्दन है वो बहुत छोटी और पतली है कंपेयर्ड टू द फेस की तुलना में। आइज नोज लिप्स आर शार्प, जो आइज नोज और लिप्स हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प बनाए गए हैं। क्लियरली राउंड, क्लियर शेप दी गई है उन्हें और बिल्कुल नेचुरल शेप दी गई है। नेक्स्ट इज क्लोथिंग एंड ऑर्नामेंट्स, जो क्लोथिंग है, क्लोथिंग स्टाइल और उसके जो ऑर्नामेंट्स आभूषण पहने हुए हैं। द ड्रेस इज टाइट नियर द स्टमक, पेट के पास से जो ड्रेस है वो बहुत ज़्यादा मतलब टाइट पहनी हुई है। शोइंग अ बल्गिंग बेली, मतलब कि जिससे उसका पेट जो है वो कसा हुआ है उस कपड़े से, उस ड्रेस से। द लोअर गारमेंट इज कार्व्ड विद फाइन डिटेलिंग, जो लोअर गारमेंट जो नीचे जो समथिंग धोती टाइप या कुछ भी जो लहंगा टाइप जो भी पहना है, जो लोअर का गारमेंट नीचे की जो ड्रेस है वो बहुत ही ज़्यादा बारीकी से बहुत ज़्यादा बनाई गई है। एक एक लाइन उसके ऊपर जो ड्रॉ की गई है, एक एक डिज़ाइन जो बनाया गया है। क्लोथ स्टिक टू लेग शोइंग फोल्ड्स एंड लाइन्स, क्लोथ्स जो है हेयर दीज लाइन्स जो बनाई गई हैं वो बहुत ज़्यादा फाइन बनाई गई हैं। वो भी जो क्लोथ है नीचे का वो लेग से स्टिक कर रहा है और फोल्ड्स हैं उसके बीच में और लाइंस हैं। दिस क्रिएट्स अ सी थ्रू इफेक्ट। अ बेल्ट और अ मिडिल बैंड फॉल्स टिल द फीट, जो बेल्ट है जो कमर पे बांधा हुआ है या फिर जो मिडिल बैंड है वो पैरों पे नीचे पैरों तक आ रहा है। बेल्ट्स आर वॉर्न ऑन द फीट, यानी कि घुंघरू टाइप जो आभूषण है उसके पैरों में वो पहने हुए हैं। सो नाउ टर्न ऑन द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट्स ऑफ स्तूपास। स्तूपास की डेवलपमेंट बुद्धिस्ट रिलीजियस मूवमेंट्स के टाइम पे, जब बुद्धिस्ट रिलीजियस मूवमेंट्स चल रही थी उस टाइम पे जो डेवलपमेंट्स हैं स्तूपास की। इन अर्ली टाइम्स मेनी पीपल टुगेदर हेल्प्ड इन बिल्डिंग स्तूपास। उस टाइम पीरियड पे क्या था, बहुत सारे लोग मिलकर हेल्प किया करते थे स्तूपास को बिल्ड करने में, बनाने में। समटाइम्स ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ स्तूपा वाज मेड बाय वन डोनर पर्सन हु गेव मनी और हेल्प। कई बार क्या होता था, मतलब कि उस स्तूपा का एक छोटा पार्ट कह सकते हैं हम, या फिर एक अधिकतर पार्ट जो था वो एक व्यक्ति की डोनेशन से ही बन जाता था। डोनर हु गिव द डोनेशन बाय गिविंग सम मनी और समथिंग एल्स। ट्रेडर ऑल्सो डोनेट्स एंड देयर नेम्स विद देयर सिटी वर रिटन ऑन द स्तूपास। जो ट्रेडर्स थे, जो ट्रेड क्या करते थे, उन्होंने भी डोनेशन दिया और उनके नाम्स जो हैं उनकी सिटी के साथ जहाँ के वो थे वो भी लिखे हुए हैं उन स्तूपास के ऊपर, ताकि हमें ये पता चल सके कि उन्होंने डोनेशन दिया था इस स्तूपा के कंस्ट्रक्शन में। नाउ जस्ट मूव ऑन टू योर नेक्स्ट चैप्टर। फोर्थ चैप्टर में तुम्हारे स्तूपा का एक बहुत अच्छा डायग्राम दिया हुआ है, डिटेल में डायग्राम दिया हुआ है, सब कुछ बताया हुआ है। सो बट चैप्टर अभी हम थर्ड ही पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने एक डायग्राम जो है सांची स्तूपा का वो दिखाया है। स्तूपास इन 2nd सेंचुरी BC, दूसरी शताब्दी में स्तूपास का डिटेल्ड जो है स्ट्रक्चर वगैरह वो बताया हुआ है। स्तूपास बिकेम मोर डिटेल्ड एंड ब्यूटीफुल, तो उस टाइम पीरियड पे स्तूपास बहुत ज़्यादा डिटेल्ड, वास्तविक और ब्यूटीफुल बनाए जाने लगे। उनमें एडिशनल जो चेंजेस हैं वो किए गए इनफैक्ट। और वो चेंजेस कौन से थे? पाथ्स फॉर वॉकिंग अराउंड, साइड पे घूमने के लिए एक पाथ, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल पार्क्स में हमने देखा होगा कि बीचों बीच एक पाथ बनाया जाता है या फिर साइड्स पे चारों ओर पे एक पाथ बनाया जाता है चलने के लिए, वॉकिंग करने के लिए, घूमने के लिए। तो वैसे राउंड शेप में पाथ्स बनाए जाने लगे। फॉर एग्जांपल इंस्टेंस हेयर यू कैन सी, जो कि सर्कम्बुलेशन पाथ जिन्हें बोला गया। रेलिंग्स, अब रेलिंग्स क्या होती हैं? रेलिंग्स फॉर एग्जांपल जैसे ये रेलिंग्स लगी हुई हैं जैसे प्रोटेक्शन के लिए। और वैसे भी अगर हम देखें तो अगर हम किसी भी प्लेस पे जाते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस कोई टेंपल में जाते हैं हम, तो वहाँ पे टेंपल पे जो रास्ता होता है जहाँ से हमें जाना होता है, वहाँ पे साइड्स पे रेलिंग्स यानी कि एक लोहे की पाइप्स लगी होती हैं, या तो एज अ प्रोटेक्शन के लिए लगी होती हैं वो, है ना, या फिर क्या है, डिसिप्लिन बैलेंस करने के लिए लगाई जाती हैं, ताकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भड़का या फिर किसी को कोई हार्म ना हो। तो वो रेलिंग्स लगाई गई। स्कल्पचर डेकोरेशंस, मूर्तियाँ लगाकर डेकोरेशंस की गई। अब स्ट्रक्चर क्या है स्तूपास का, क्या था मतलब? सिलेंड्रिकल ड्रम, एक सिलेंड्रिकल गोल आकारा ड्रम जो था के बेस पे बनाया जाता था। सर्कुलर डोम अंडा टाइप, सी हेयर, सर्कुलर डोम अंडा टाइप जो था बीचों बीच वो एज जो स्तूपा में बनता था वो। स्केयर पार्ट ऑन द टॉप कोल्ड हार्मिका, जो स्केयर पार्ट था टॉप पे उसको हार्मिका बोला जाता था। एंड अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर ऑन द टॉप कॉल्ड छत्र, जो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, सी दिस वन वेरी स्मॉल, दिस वाज कॉल्ड एज एन छत्र और वट एवर छतरी।
स्मॉल चेंजेस इन साइज एंड शेप हैपेंड, बहुत माइनर से चेंजेस साइज में और शेप में किए गए. गेटवेज टोरॉन्स वर ऑल्सो एडेड. दीज टोरॉन्स एज ए गेटवेज वर ऑल्सो एडेड. सी हियर, टोरॉन्स. So next is depiction of Buddha in early art. Buddha was not shown as a human figure at first. जो बुद्धा थे वो पहले एज ए ह्यूमन फिगर नहीं शो किए गए थे. इंस्पाइट उनके कुछ सिम्बल्स थे जो यूज़ किए जाते थे. एंड दो सिम्बल्स वर फुटप्रिंट्स, स्तूपास, लोटस एंड व्हील विच इज़ ऑल्सो नोन एज धमा चक्रा, जो उनके मतलब एज ए सिम्बल यूज़ किए जाते थे. बट उनकी जो रियल जो इमेज थी या फिर जो रियल स्कल्पचर था वो शो नहीं किया गया था. These symbols showed worship और important events in his life. तो ये जो symbols हैं ये शो करते हैं उनकी worship और मतलब कि उनकी worship और जो important events, जो essential events थे उनकी लाइफ के. बुद्धाज लाइफ इवेंट्स ऑन स्तूपास. बुद्धाज के जो लाइफ इवेंट्स थे इन स्तूपास के ऊपर वो क्या क्या थे. स्टोरीज फ्रॉम बुद्धाज लाइफ वर शोन ऑन द रेलिंग्स एंड गेट्स ऑफ स्तूपास. तो अब जैसे फॉर इंस्टेंस हम देखते हैं किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे हम जाते हैं, विजिट करते हैं जब, तो रेलिंग्स लगी होती हैं और रेलिंग्स के बाहर एक बोर्ड लगा होता है जिस पे उसकी हिस्ट्री मेंशन की होती है. मतलब मेनली 2 या 3 लैंग्वेजेस में लिखी होती है उसकी हिस्ट्री, उसका इतिहास लिखा होता है उस मॉन्यूमेंट का या उस बिल्डिंग का जहाँ भी हम घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं. तो वैसा ही कुछ यहाँ था. जो स्टोरीज थी बुद्धा की, एनलाइटमेंट की, या फिर उनकी जो प्रीचिंग्स थी या फिर उनकी जो वर्शिप्स थी, वो बाहर रेलिंग्स के पास गेट्स के ऊपर लिखी जाती थी. जो गेट्स होते थे, जो रेलिंग्स लगाई जाती थी, वहाँ पर मेंशन की जाती थी स्तूपास के पास. स्टोरीज वर शोन इन. अब स्टोरीज शो कैसे की जाती थी? 2 तरीकों में. फर्स्ट साइनॉप्टिक और दूसरा नैरेटिव. साइनॉप्टिक मतलब शॉर्ट स्टोरी एंड नैरेटिव मीन्स डिटेल्ड स्टोरी. नाउ द इम्पॉर्टेंट लाइफ इवेंट्स ऑफ बुद्धा. सी हियर इट्स रिटन, लाइफ इवेंट्स ऑफ बुद्धा. फर्स्ट इज बर्थ, उनका जन्म. लीविंग होम विच इज ऑल्सो नोन एज रेनन्सिएशन, जब उन्होंने घर छोड़ा था. गेनिंग एनलाइटमेंट मतलब कि ज्ञान प्राप्त करना. फर्स्ट सरमन, जहाँ पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया जिसे कि धम्मा चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है. लिबरेशन फ्रॉम लाइफ साइकिल, जीवन चक्र से मुक्ति प्राप्त करना, जिसे परिनिबाना कहा जाता है शायद. महापरिनिबाना. तो नेक्स्ट है जातका स्टोरीज, बुद्धाज प्रीवियस लाइव्स के बारे में. दीज वर ऑल्सो शोन इन द स्कल्पचर डेकोरेशंस. तो इनको एज ए स्कल्पचर डेकोरेशंस में जो उनकी बुद्धा की प्रीवियस लाइफ की जो स्टोरीज थी उन्हें दिखाया जाता था. पॉपुलर जातक स्टोरीज टेल्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं? पॉपुलर जातक टेल्स शोन वो कौन कौन सी हैं? चंदता जातक, विदुर पुण्यदिता जातक, रुरु जातक, सिबी जातक, वसंतरा जातक एंड क्षमा जातक. So these all 6 jataks are there of Buddha's previous lives. So with this your chapter is completed. 3 chapters are completed and next we will start the 4th chapter. First I thought it would take the 2 parts but it's completed into the 1 part. So everything is completed. If there is any doubt just leave into the comment sections. Thank you for watching.